वेलकम इन दिस लेक्चर। और आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड, उसमें थोड़ी सी अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रोजेक्ट नेटवर्क का और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आज सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा तो उसमें कुछ चीजें बातचीत हुई थी, उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि किसे प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्ट को फिर से एक बार देख लें। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जब ढेर सारी कुछ एक्टिविटीज, कोई वर्क, कोई टास्क आपस में इंटर रिलेटेड हो और आपस में इंटरलिंक होते हुए वो ऐसे आगे बढ़े कि वो किसी काम को कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़े। तो एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो कि किसी भी वर्क को, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक साथ काम करती हैं और आगे बढ़ती हैं और प्रोजेक्ट को एंड करती हैं। तो इस तरह के सारे एक्टिविटी का जो सेट है, उसी सेट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। इट मीन्स क्या है कि प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें फिर एक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी। देन व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी को ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी टास्क जब होता है तो उसमें या तो कोई रिसोर्स यूज होता है या टाइम यूज होता है। तो इफ ए वर्क और एनी टास्क कंज्यूम एनी रिसोर्स में भी मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, एनर्जी एंड टाइम आल्सो। तो इस तरह के किसी भी वर्क को हम लोग एक्टिविटी के नाम से यहां जानेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। इट मे बी टाइम और इट मे बी एनी रिसोर्स, है ना, कुछ भी कंज्यूम करेगा, तो उसी को कहेंगे एक्टिविटी। इसी क्रम में देखते हैं तो एक वर्ड आया था डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई डमी एक्टिविटी है तो उसमें कहते हैं कि ना तो वो एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ना तो कोई रिसोर्स कंज्यूम हो, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, एनर्जी की कोई जरूरत ना हो, और ना ही उसमें टाइम कंज्यूम हो। तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं डमी एक्टिविटी, जहां पे इन चीजों का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी इस धरती पे नहीं है जिसको हम कहें डमी एक्टिविटी। ये एक कल्पना है, ये एक इमेजिनरी एक्टिविटी है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। अभी देखेंगे। ठीक है, तो आज ये दो बातें हो गई कि किसे हम प्रोजेक्ट कह रहे हैं और किसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि हमारा मकसद क्या है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक ये प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है। तो देखा जाए क्या है कि इसमें कहा गया है कि ये ढेर सारी कुछ एक्टिविटीज हैं, ABCDEF, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक कैसे है? इस वर्ड के माध्यम से, प्रेसिडेंस के माध्यम से। ऐसे इंटरलिंक है कि अगर एक्टिविटी सी की बात करें तो सी एक्टिविटी को हम तब तक स्टार्ट करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं जब तक ए एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए। इसको अगर रियल एग्जांपल में ऐसे समझें कि अगर आपको अपने घर की छत डालनी है तो छत डालने से पहले कॉलम खड़ा करना जरूरी है, और कॉलम खड़ा करने से पहले फाउंडेशन बनाना जरूरी है। तो हो सकता है कि सी आपका स्लैब है और ए कॉलम है एंड बी फाउंडेशन है, तो छत तब तक नहीं पड़ सकती जब तक ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए कह सकते हैं कि ये सारी की सारी एक्टिविटी आपस में किसी न किसी माध्यम से आपस में इंटरलिंक्ड है ना। लेकिन यहां देखें ए एंड बी एक्टिविटी, इनके लिए कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? जस्ट बिफोर जिसका एंड होना, जिसका कंप्लीट होना जरूरी है। तो ए और बी एक्टिविटी के पहले कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इनको हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इस पूरे डिटेल के माध्यम से, जो डिटेल दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है, इनका प्रेसिडेंस दिया गया है, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सपोज दैट जी एक्टिविटी है तो जी को कंप्लीट होने में 6 वीक लगेंगे। ये डिटेल वीक में दिए गए हैं, डेज हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं। तो इस तरह से सारी एक्टिविटी मिलके ये पूरा क्वेश्चन एक प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये पता करना चाहिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कितने वीक में होगा। जैसे जब आप किसी इंजीनियर से बात करते हैं, सिविल इंजीनियर कहता है कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज की अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। तो वो कौन सा मेथड है, किस तरीके से वो ये जान पाते हैं कि अगर एक ब्रिज को आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना तो उसमें 2 साल लगेगा। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये हमारा एक मकसद है। क्योंकि जब इसको निकाल पाएंगे तो हम उस 2 साल के 2 इयर्स के ड्यूरेशन में बीच बीच में प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करते रहेंगे कि अभी हमारी स्थिति क्या है, हम सही टाइम से चल रहे हैं या डिले हो रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन यही बनता है कि पहले हम ये पता करें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कुल कितना ड्यूरेशन चाहिए,
है ना। तो किसी अगर लेमैन से बात करेंगे तो कहेगा सारी एक्टिविटी के ड्यूरेशंस को सम कर दिया जाए, इन सबको जोड़ दें, तो जितने वीक होंगे उन वीक को ही हम कहेंगे इतना टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इसके माध्यम से हम ये डायग्राम बना पाए। इस डायग्राम को हम नाम दे रहे हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। तो इसकी मदद से ये कैसे बनता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे थोड़ा सा समराइज कर ले, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है कि सी एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए ए और बी का कंप्लीट होना जरूरी है। क्या देखिए, सी एक्टिविटी नोड 3 से स्टार्ट हो रहा है और नोड 3 स्टार्ट होने से पहले ए और बी एक्टिविटी का, ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी को जब भी बात करते हैं तो एक्टिविटी को एक एरो से दिखाते हैं। ये एरो होगा, कोई भी एक्टिविटी है, सी है, जी है, सपोज हमने माना जी एक्टिविटी, तो जी एक्टिविटी में 6 वीक लगते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। एक्टिविटी को एक एरो से दिखाएंगे। अच्छा, क्योंकि एक्टिविटी का एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, तो इस स्टार्ट पॉइंट को और एंड पॉइंट को हम नोड कहते हैं। नोड, जैसे एक्टिविटी जी की बात करें तो जी एक्टिविटी 2 नोड में है, 3 and 5। तो ये 3 and 5 इसको हम लोग नोड कहेंगे, स्टार्ट नोड एंड एंड नोड। तो नेटवर्क डायग्राम बनाते समय हम लोग एक्टिविटी को एरो से और जो स्टार्ट और एंड पॉइंट को नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से सारे नोड और एक दूसरे के, जैसे अगर नोड 3 की बात करें तो नोड 3 एक्टिविटी सी और एक्टिविटी जी का स्टार्ट नोड है, बट नोड 3 एक्टिविटी बी का और ये जो डमी एक्टिविटी है इसका एंड नोड है। तो नोड 3 इज द जंक्शन ऑफ बी एंड डमी एक्टिविटी सी एंड जी। तो इस नोड को एक जंक्शन जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से कैसे बनाया गया ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है ये कैसे आइडेंटिफाई करें। प्रीवियस लेक्चर में भी आइडेंटिफाई किया था, वहां कैसे किया था, हमने मैनुअल मेथड से किया था और कुछ ये बात हुई थी कि स्टार्ट नोड से एंड नोड, प्रोजेक्ट का स्टार्ट नोड क्या है 1 और प्रोजेक्ट का एंड नोड क्या है 5। 1 to 5 तक पहुंचने में कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि 1 से 2 पे जाए, 2 से 5 पे जाए, तो एक रास्ता ये हो सकता है। तो आप कहेंगे कितना टाइम लगेगा, तो 3 वीक एंड 4 वीक, दैट इज 7 वीक, है ना। एक रास्ता और हो सकता है कि 1 से 2 पे जाए, 2 से 4 पे जाए एंड 4 से 5 पे जाए, 4 से 5 पे जाए। इसमें एक एक्टिविटी छूट रही है, मैं लिख देता हूं, दैट इज ई एक्टिविटी। ई एक्टिविटी ये 4 है, ई एक्टिविटी 4 है। 4 ई को कंप्लीट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए डी और सी का होना जरूरी है, तो आपने कहा ये 4 है। तो एक रास्ता हो सकता है कि 1 2 4 5, तो कहेंगे 3 वीक प्लस 4 वीक 7 वीक और प्लस 4 वीक 11 वीक। तो एक रास्ता ये हो सकता है। ऐसे ही मल्टीपल जितने भी पॉसिबल वेज हैं, पॉसिबल तरीके हैं, उन सारे तरीकों के टाइम ड्यूरेशन को नोट करें और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगा उसी पाथ को कहेंगे क्रिटिकल पाथ, और वो जो ड्यूरेशन आएगा उसी को कहेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मैनुअल मेथड है, यहां तो केवल कहते हैं आपके पास ABCDEFG 5 या 6 एक्टिविटीज हैं, है ना। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट में 100 या 200 एक्टिविटीज होंगी, तो ये नेटवर्क डायग्राम इतना सिंपल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत सुटेबल नहीं है एक बड़े नेटवर्क डायग्राम के लिए। तो आप जरा आज देखते हैं कि कुछ मैथमेटिकल तरीके से हम कैसे पता करें कि हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है। अब लास्ट में देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में आंसर आया था आएगा वैसे ही। तो इसको करने के लिए हम जरा टाइम को समझें, किसी एक्टिविटी के टाइम को समझें। तो हर एक्टिविटी की जो बात आई थी कि कोई भी एक्टिविटी के स्टार्ट एक नोड होगा, एक एंड नोड होगा। अगर स्टार्ट नोड है किसी भी एक्टिविटी का, सपोज दैट आपने कहा कि सी एक्टिविटी, तो सी एक्टिविटी का स्टार्ट 3 है एंड ये एंड नोड 4 है। तो अगर हमारे पास अगर टाइम को हम डिवाइड करना चाहें तो टाइम को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम फॉर एनी एक्टिविटी। अभी बात हम प्रोजेक्ट की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटी की कर रहे हैं। तो अब जरा इसको एक एग्जांपल साथ में लेके चलें तो ज्यादा क्लियर होगा।
सपोज दैट कि आप एक स्टूडेंट हैं और ये आपका कॉलेज है, ठीक है, और ये आपका घर है, और आपको अपने घर से कॉलेज जाना है, और कॉलेज से घर जाने में सब मिला के नॉर्मली 30 मिनट लगते हैं। ऐसा आपने बार बार जाके देख लिया है कि 30 मिनट में हम पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। कॉलेज का टाइमिंग सपोज दैट 9 है, ठीक है, 9 AM आपको कॉलेज पहुंचना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप 30 मिनट पहले 8:30 पे घर से निकलेंगे और 30 मिनट लगा के कॉलेज पहुंच जाएंगे। ऐसा भी होता है, पापा आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा 15 मिनट पहले निकलो, जिससे कभी जाम लग जाए तो भी टाइम से पहुंचो। तो आप कहते हैं ठीक है 15 मिनट मार्जिन लेके चलते हैं। तो आप कहते हैं कि अगर हम 8:15 पे निकले तो 30 मिनट लगेगा और आप यहां पे 8:45 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी क्या हो रही है, घर से कॉलेज जाना एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के स्टार्ट होने के दो टाइम डिसाइड हुए, है ना। एक टाइम है 8:30, एक टाइम है 8:15। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीको कह रहे हैं EST। EST का मतलब क्या हुआ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक को लिख रहे हैं LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, किसी एक्टिविटी को कितनी देर से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर घर से निकलने की बात है तो आप कहेंगे हम EST क्या हुआ 8:15, इससे पहले तो हम यहां से घर से स्टार्ट नहीं कर टाइम। एंड अगर बात करें हम लोग कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 8:30 AM। लेटेस्ट क्यों कह रहे हैं कि अगर आप 8:30 के बाद घर से निकलते हैं, 1 मिनट लेट निकलते हैं, तो आप कॉलेज 9:01 पे पहुंचेंगे, है ना। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 8:30 है, इसके बाद आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8:15 है क्योंकि इसके पहले आप निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो 15 मिनट का गैप है, इसी को मार्जिन कह सकते हैं, स्लैक कह सकते हैं, देखेंगे आगे चल के। तो ये स्टार्ट टाइम को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे जरा बात करें इन टाइम को, तो इन टाइम को जो कहेंगे, है ना, या इंड कहें या इसी को फिनिश कहते हैं, फिनिश। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। दो तरह का टाइम हो सकता है, एक को कहेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम और एक को कहेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। जब अर्लीस्ट स्टार्ट होगा और तो अर्लीस्ट फिनिश भी होगा। घर से आप अगर 8:15 पे निकलेंगे, 8:15 पे निकलेंगे, तो आप 8:45 पे कॉलेज पहुंच जाएंगे। इट मींस अगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8:15 है, तो अगर इसमें हम अपने प्लस टाइम को ऐड कर दें, जो टाइम क्या है 30 मिनट, है ना, तो इसको प्लस को हमने टाइम को ऐड कर दिया, तो हमारा LFT मिल जाएगा, EFT मिल जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। वो क्या हो जाएगा 8:45। सबसे देर, सबसे जल्दी आप 8:45 पे कॉलेज पहुंच सकते हैं। ऐसे ही सबसे लेट कब पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं 9 AM पे, ठीक है। तो दिस इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, दिस इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम। अच्छा, हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस में ये दो तरह के जो टाइम हैं, ये टाइम बड़े काम के हैं, EST और LFT, ठीक है। तो हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो EST और LFT पे पहले करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम EST और LFT अगर समझ पाए हैं कि EST क्या है और LFT क्या है, तो यहां बात समझ में आ रही है ना। EST से EFT निकालना चाहते हैं तो टाइम को प्लस कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू मालूम है तो प्लस करके EFT निकाल सकते हैं। हम ये वैल्यू निकालेंगे पहले जो हमें LFT मालूम है, और LFT से अगर LST निकालना चाहते हैं तो रास्ता क्या होगा कि अगर हम LFT से LST निकालना चाहते हैं तो इसमें से -30 मिनट कर देंगे, मतलब माइनस का टाइम को जो ड्यूरेशन है माइनस कर देंगे। 9 बजे यहां पहुंच रहे थे, 30 मिनट माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8:30 आ जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट जो टाइम है, दैट इज LFT एंड दैट इज EST, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना। और कैलकुलेट करने के बाद EST की हेल्प से EFT निकालेंगे और LFT की हेल्प से LST निकालेंगे। तो अभी हम लोग इस डायग्राम में जो काम करने वाले हैं, पहले EST निकालेंगे और LFT निकालेंगे। अच्छा, यहां पे एक बात और कहनी है, हमें EST अगर मालूम है, EST की मदद से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं
टाइम को ऐड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, 1 से 5 की तरफ बढ़ेंगे तो इसे फॉरवर्ड कहेंगे, और 5 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो इसे बैकवर्ड कहेंगे। ठीक है, इट मींस हम लोग ईएसटी निकालने के क्रम में जब आगे बढ़ेंगे, ईएसटी निकालने के क्रम में आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड मेथड से हम लोग ईएसटी कैलकुलेट करेंगे और बैकवर्ड मेथड से हम लोग एलएफटी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सारी बातों को एक बार इस प्रॉब्लम के साथ समझते हैं तो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, आइए। तो चलिए, अब हमें सारी एक्टिविटी की जो स्टार्टिंग है, जैसे एक्टिविटी अगर एफ लें तो इसका स्टार्ट नोड 2 है। ये अर्लीस्ट स्टार्ट कब होगा, ये अर्लीस्ट स्टार्ट कब हो सकता है, यहां अर्लीस्ट स्टार्ट कब हो सकता है, यहां कब हो सकता है, यहां कब हो सकता है, सारे नोड्स के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देखने हैं। तो जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा यहां स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट टाइम को हम 0 से मानेंगे। कोई प्रोजेक्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 पे है, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। जिस दिन आपने किसी काम को शुरुआत किया, स्टॉप वॉच में 0 था, अब टाइम आगे बढ़ता रहेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये हो गया। ठीक है, अभी हम लोग फॉरवर्ड मेथड से चलेंगे। फॉरवर्ड मेथड से निकालना है ईएसटी। अभी देखते हैं, चलिए। अगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 नोड का 0 हो गया, अब जरा बात करें कि 2 नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है। 2 नोड का, नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है, जब ए एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी वो शुरू हो सकता है। ए एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 3 वीक लगेंगे, इसका मतलब इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 3 हो सकता है। ठीक है, 3 होगा। ठीक, तो 2 का स्टार्ट टाइम 3 हो गया। अब जरा बात करते हैं 3 के स्टार्ट टाइम की। अब जरा देखिए 3 के स्टार्ट टाइम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 3 के स्टार्ट होने के लिए ए का और बी का कंप्लीट होना जरूरी है ना। नोड 3 के स्टार्ट होने के लिए इन दोनों एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है कि ये भी कंप्लीट हो, ये भी कंप्लीट हो तब स्टार्ट होगा, और ये कंप्लीट हो तब स्टार्ट होगा। इन दोनों ही पाथ का कंप्लीट होना जरूरी है। तो इसको ऐसे समझे, टेक्निकल एक नॉर्मल समझने के लिए, कि 3 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। 1 से 3 तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। तो 3 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक 2 से 3 तक पहुंच सकते हैं और एक 1 से 3 तक पहुंच सकते हैं। अगर 2 से 3 तक पहुंचते हैं तो क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है, इसमें कोई रिसोर्स, कोई टाइम यूज नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 स्टार्ट होता है 3 पर तो 0 टाइम लगेगा, तो 3 भी इसके हिसाब से 2 से 3 तक स्टार्ट होने में हमें क्या मिलेगा, 3 + 0, है ना। 3 ये वाला और 0 ये वाला, इसको हम 3 पर स्टार्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ इसको देखते हैं तो। लेकिन अगर इधर से देखते हैं कि 3 को स्टार्ट होने के लिए एक रास्ता ये भी है, 3 तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है, तो यहां क्या पता चल रहा है कि इसमें लगेंगे 5 वीक लग रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये 0 + 5, यहां क्या मिलेगा, 0 + 5, तो आपको पता चला कि 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 3 एक 5। तो 3 का स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए, यहां एक समस्या आती है कि 3 का स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए। लॉजिकली समझा जाए, चाहे एक्टिविटी सी हो चाहे एक्टिविटी जी हो, इन दोनों को कंप्लीट होने के लिए ए और बी, ये नेटवर्क कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक ए और डमी या बी कंप्लीट ना हो जाए। ए और डमी को कंप्लीट होने में 3 मिनट लग रहे हैं, 3 वीक लग रहे हैं, और बी को कंप्लीट होने में 5 वीक लग रहे हैं। वो कंडीशन क्या होगी, जबकि दोनों ही कंप्लीट हो जाए। अगर हम सिर्फ यहां पे 3 लिख देंगे तो एक्टिविटी ए तो कंप्लीट हो चुकी रहेगी, लेकिन एक्टिविटी बी कंप्लीट नहीं हुई रहेगी, तो हम 3 स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 को स्टार्ट करने के लिए इसका भी कंप्लीट होना जरूरी है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा नोड 3 का। तो जो मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम इज 5। तो आप कह सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 3 इज 5।
इट मीन्स यहां से समझ में आ गया कि जब हम फॉरवर्ड मेथड से ईएसटी निकाल रहे हैं, किसी नोड पे अगर मल्टीपल रास्ते हैं पहुंचने के, तो उसमें से जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन लगेगा वही यहां पे आएगा। ठीक है, लॉजिकली भी समझ लिया और एक सॉल्व करने के माध्यम से भी समझ लिया। चलिए, तो इसका स्टार्ट टाइम 5 हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं नोट 4 पे, जरा 4 पे देखा जाए। 4 पे आप कह रहे हैं कि 4 पे पहुंचने कितने रास्ते हैं आगे बढ़ते हुए, 2 to 4 या 3 to 4, दो रास्ते हैं। अब जरा 2 to 4 की बात करें, अगर 2 to 4 पे आते हैं तो 3 plus 4, तो आप कहेंगे 3 plus 4 मतलब 7, एक तो रास्ते में टाइम ये लगेगा। यहां देखा जाए तो टाइम क्या लग रहा है, 5 plus 5 दैट इज 10। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही लिया जाएगा। इट मींस एक्टिविटी नोड 4 को हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, दैट विल बी 10। ठीक है, 10th वीक पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो लॉजिक यहां लगाया वही यहां लगाया। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि 5 की बात करें तो 5 पर पहुंचने कितने रास्ते हैं, 2 to 5, 4 to 5 और 3 to 5। जरा देखें 2 to 5 में क्या लगता है, तो 2 to 5 में दिखाई पड़ेगा 3 plus 4 दैट इज 7। 4 to 5 में क्या लगेगा, 10 plus 4 दैट इज 14। एंड 3 plus 5 में टाइम कितना लगेगा, 5 plus 6 दैट इज 11। इन सब में क्या मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मालूम चला 14 है। इट मींस नोट 5 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा दैट विल बी 14। तो इस तरह से फॉरवर्ड मेथड से हम लोग आगे बढ़ते हुए हर नोड का ईएसटी निकालते चले गए। ध्यान रखने वाली बात है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालने में हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जितने भी पॉसिबल वेज हैं उसके। ठीक है, अब ये बात हो गई ईएसटी की। यहां से हमें डिटेल क्या मिला, यहां से डिटेल तो हमें यह मिल चुका है कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने वीक लगेंगे। एक आंसर तो आ चुका है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो आप कहेंगे 14 वीक। ये सारा का सारा काम 14 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। जिसने कहा था कि इसको सम कर लें वो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, सम तो तब कर सकते थे कि जब सारी की सारी एक्टिविटी सीरीज में होती, सारी एक्टिविटी सीरीज में होती तो शायद ये बात समझ में आती। लेकिन यहां बहुत सारी एक्टिविटी पैरेलल में है। देखिए ए और बी पैरेलल में है, डी एंड सी पैरेलल में है। तो जब हम किसी दो तीन का एक साथ काम को पैरेलल करते हैं तो सेम टाइम में कई काम हो जाते हैं, इसलिए ये 14 वीक में आ गया है ना। अब ये पता करना है, एक स्टेप तो पूरा हुआ कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दूसरा स्टेप क्या पता करना है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, विच इज द क्रिटिकल पाथ। इतनी एक्टिविटी में से कौन कौन सी क्रूशियल एक्टिविटी हैं जिन पर हमें पूरा पूरा फोकस रखना है, क्योंकि क्रूशियल एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, अगर उसमें एक दिन का भी डिले हुआ तो ये 14 वीक प्लस 1 डे हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है कि कौन सा क्रिटिकल एक्टिविटी है। जब क्रिटिकल पाथ निकाल पाएंगे तो उस रास्ते में आने वाली सारी एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, है ना, यहां से निकल आया दैट इज 14 वीक। अब पता करना है क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटी। ठीक है, ये देखना है। चलिए अब बात करते हैं एलएफटी की। क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सबसे लेटेस्ट कब फिनिश हो सकता है, तो जाहिर सी बात है लेटेस्ट फिनिश टाइम 14 वीक ही होगा। तो आप कहेंगे कि जो लास्ट का एलएफटी होगा दैट विल बी 14 वीक, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, हमेशा आप ध्यान रखिएगा इंड प्रोजेक्ट के इंड पॉइंट का, इंड नोड का ईएसटी एलएफटी सेम होगा। और पीछे बढ़ते 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 हम फिर जब यहां आएंगे हमें दिखाई क्या पड़ेगा कि हमारा जो ईएसटी आएगा वो 0 ही आना चाहिए। यह भी हमें एक तरीका देता है कि हम अपने सॉल्यूशन को चेक कर पाए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहां से पीछे बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे, अगर 0 आ जाता है देन वी आर राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एलएफटी में आते हैं, देखते हैं भाई ये हमारा एलएफटी निकालने का डायरेक्शन क्या होगा, ये बैकवर्ड होगा। पहले बात हुई थी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। इससे क्या निकालेंगे, एलएफटी निकालेंगे। और अभी आप देखेंगे कि इसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू लेंगे। जैसे आगे बढ़ते समय मैक्सिमम ले रहे थे वैसे पीछे बढ़ते समय मिनिमम वैल्यू लेंगे, है ना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ध्यान रखना है।
ठीक है, पहले देखें कि 5 से 4 तक आने के कितने रास्ते हैं, है ना। नोड 5 से बैक होकर नोड 4 पर पहुंचने के कितने तरीके हैं, तो आप कहेंगे कि एक तरीका तो है 5 to 4, सही है। कोई कह सकता है कि 5 से 2 पर जाएं, 2 से 4 पे आए। यहां एक इशू आ गया कि 5 से 2 तक जाना तो ठीक है, ये बैकवर्ड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो एरो है इस एरो के अपोजिट चल रहा है ना। लेकिन 2 से जब 4 की तरफ बढ़ते हैं तो ये एरो के साथ चलता है, जब एरो के साथ चलता है तो यहां इशू है, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एरो के साथ चले और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एरो के अपोजिट चले। तो इसका मतलब ये रास्ता तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही ये रास्ता भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस 5 से 4 तक पहुंचने का केवल एक तरीका है ना, और उस तरीके में टाइम कितना लगने वाला है, 4, ठीक है। तो अगर ये 14 मिनट पे 14 वीक पे एंड हो रहा है तो 4 वीक पहले ये एंड हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका यहां पे अगर हमें इनका LFT निकालना है, LFT निकालना है, तो आप कहेंगे 14 - 4 दैट इज 10। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 से 4 पहुंच चुके हैं। अब जरा देखें 2 पर पहुंचने के कितने रास्ते पॉसिबल हैं। तो 2 पर पहुंचने देखा जाए तो आप कहेंगे 5 से 2 पहुंच सकते हैं, एरो के अपोजिट है, नो इशू। एंड 4 से 2 तक पहुंच सकते हैं, एरो के अपोजिट है, नो इशू। तो अब देखें 2 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, है ना। तो आप कहेंगे 2 तरीके हैं। 2 तरीके होने का मतलब क्या हुआ, अगर 5 से 2 तक पहुंचते हैं तो कहेंगे 14 - 4 आएगा 10, 14 - 4 यहां आएगा 10। अगर 4 से यहां तक पहुंचते हैं तो कहेंगे 10 - 4 ये आएगा 6। अब यहां पे 2 टाइम मिल रहे हैं, LFT यहां पे 2 मिल रहे हैं। तो जैसे फॉरवर्ड में मैक्सिमम लिया था वैसे इसमें क्या लेंगे, मिनिमम, और मिनिमम क्या हुआ 6। इस मींस यहां पे जो LFT की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी दूसरे नोड में देखते हैं, फिर से वही काम करना पड़ेगा। चलिए हम लोग LFT 2 का निकल गया, LFT 3 की बात करते हैं। 3 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक 4 to 5, 4 to 3 एरो के रिवर्स, सब कुछ से ठीक है, और एक 5 to 3 ये भी एरो के रिवर्स है, यहां भी सब कुछ ठीक है। तो आप देखें कि 4 से अगर 3 पहुंचते हैं तो यहां वैल्यू क्या है 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 5। अगर 5 से 3 पर पहुंचते हैं तो यहां क्या है 14, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी 8, यहां वैल्यू आएगी 8। फिर हमसे कहा जाएगा कि यहां पे हमें मिनिमम को लेना है, और जब मिनिमम को लेना है तो क्या मिलेगा 5। तो आप कहेंगे LFT विल बी 5, ठीक है ना। तो हम लोग LFT इस नोड का निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं। अब जरा देखें 1 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं। 1 पे पहुंचने के 2 तरीके हैं, 3 से 1 जा सकते हैं और 2 से 1 जा सकते हैं। तो जरा देखें हम लोग पहले कि 2 से 1 जाते हैं। अगर 2 से 1 जाते हैं तो 2 पर LFT क्या है 6 और ड्यूरेशन क्या है 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, हम यहां पे देखें 3 नोड पर LFT 5 है, अगर 3 से 1 जाते हैं तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे, ये आएगा 0। और फिर से यहां कहेंगे कि मिनिमम का मतलब क्या हुआ 0। इट मींस यहां LFT क्या आएगा 0, और यहां पे हमारा ये वैल्यू चेक हो गई, क्योंकि फॉरवर्ड जाते जाते 14 आया था और बैकवर्ड आते आते फिर से 0 आ गया। ये दोनों मैच कर रही हैं, इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो सही है, ठीक है। तो अब जरा देखें इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, इससे रिजल्ट क्या मिला। अब यहां पे एक नया वर्ड हम लोग ले रहे हैं, स्लैक। स्लैक एक नया वर्ड है, एस लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन EST एंड LFT, है ना, या ऐसे ले लें LFT। इन दोनों के बीच का जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा उसी को लिया जाएगा, ठीक है। EST और LFT के बीच का जो पॉजिटिव डिफरेंस है, तो जैसे पॉजिटिव डिफरेंस देखा जाए तो यहां पे EST और LFT को अगर माइनस करें तो स्लैक S की वैल्यू क्या आएगी 0।
यहां पे अगर हम माइनस करें EST -6 करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन कहा गया है कि पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, तो यहां पे स्लैग क्या आएगा, दैट विल बी 3। यहां पे स्लैग क्या आएगा, स्लैग विल बी 5 - 5 0। इन दोनों के बीच में स्लैग क्या आएगा, तो आप कहेंगे स्लैग विल बी 10 - 10 0। यहां पे स्लैग क्या आएगा, स्लैग विल बी 14 - 14 0। तो हर नोड पे हमें स्लैग भी मिल गया, ठीक है। यहां पे स्लैग मिल गया, यहां पर भी स्लैग मिल गया, और ये स्लैग है और ये स्लैग है। ये हमें हर नोड पे स्लैग मिल गए। जब स्लैग मिल गए तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जिन जिन नोड पे स्लैग 0 है उन नोड को मिला दिया जाए। देखते हैं भाई, तो यहां से 1 पे अगर देखें, 1 से आगे बढ़ते हैं तो स्लैग यहां 0 नहीं है, यहां 0 है। इसका मतलब ये एक पाथ है ना, इसको हमने मिला दिया। फिर 3 से देखा जाए तो 3 से 5 पे जाने के लिए नेक्स्ट या आपको स्लैग यहां 0 मिल रहा है, यहां 0, ये 0, ये 0। तो ये नोड हमें मिलने चाहिए, तो एक नोड ये मिल गया, ठीक है, और एक नोड ये मिल गया। सारे 0 स्लैग वाले नोड्स को मिला देने का है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक रास्ता आइडेंटिफाई हो गया, है ना। तो जहां जहां स्लैग 0 है, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो ये जो पाथ आपको मिल रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल पाथ, है ना। तो क्रिटिकल पाथ किसे कहेंगे, क्रिटिकल पाथ किसे कहेंगे, जहां पे जिस पाथ पे स्लैग विल बी 0, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके हिसाब से क्रिटिकल पाथ क्या मिला, पाथ क्या मिला, 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4, 4 और 4 से 5। दिस इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ है। और इस पाथ पे पढ़ने वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो सब क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो 1 से 3 पर अगर जाए तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हुई, बी, जिसमें कि 5 डेज लगते हैं। 3 से 4 पे जाए तो क्रिटिकल एक्टिविटी है सी, इसमें भी 5 डेज लग रहे हैं। और 4 to 5 से जाए तो क्रिटिकल एक्टिविटी है ई, और इसमें 4 वीक लग रहे हैं, सॉरी वीक लग रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्रिटिकल पाथ निकल गया, है ना। आप देखें तो अगर यहां से भी निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 14 कैसे आया। इसी पाथ के सारे टाइम को सम कर लें तो आप कहेंगे 5 + 5 + 4 = 14। तो ये हुआ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और ये सब क्या हो गए, क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटीज बी, सी एंड ई, एंड दिस इज द क्रिटिकल पाथ। तो यहां से हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ निकाला, क्रिटिकल एक्टिविटी निकाली और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला। अब जरा समझे क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि ये तीनों एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जिनको हम डिले नहीं कर सकते। अगर किसी भी एक्टिविटी को आपने 1 डे डिले किया, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे ई को, तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो 14 वीक में कंप्लीट हो रहा था वो उसका 1 दिन बढ़ जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो सारा जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग हमें इस पे रखना है। तो फिर बाकी की जो एक्टिविटीज है क्या उनको छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना नहीं है। बाकी की एक्टिविटी में कुछ मार्जिन अवेलेबल है। जैसे कि यहां तक हमें 3 को स्टार्ट करना था तो इसमें 5 वीक लग रहे थे, इसको पूरा करने में केवल 3 वीक लग रहे थे। तो अब 3 वीक लग रहे हैं तो 2 वीक का मार्जिन है। अगर हम ए एक्टिविटी को 2 वीक देर से शुरू करते हैं तो भी 3 को स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि 5वें वीक में ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो ए एक्टिविटी को चाहे हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से शुरू करें 0 पे, और चाहे 2 वीक आगे बढ़ा के 2 हफ्ते बाद शुरू करें, तो भी वो 3 वीक मिलकर 5वें वीक में यहां पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो बाकी की एक्टिविटी में कहीं कहीं हमारे पास मार्जिन है। अब होगा क्या, सपोज दैट आप एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आपको लग रहा है कि बी एक्टिविटी में कुछ दिक्कत है, डिले हो जाएगा, आपको लगता है कि हाँ मैन पावर बढ़ानी चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ए एक्टिविटी में टाइम है तो ए एक्टिविटी को 2 हफ्ते डिले कर देंगे, उससे कोई समस्या नहीं आने वाली है प्रोजेक्ट में। और वहां का जो मैन पावर है, वहां का जो रिसोर्स है, मशीनरी है, मनी है, एनर्जी है, वो सब आप बी एक्टिविटी पे आप डाइवर्ट कर देंगे, तो बी एक्टिविटी टाइम से हो जाएगा, है ना। इसी तरीके सबको करते चले जाएंगे, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है।
एक बात और आती है, एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी की क्रैशिंग करना। क्रैश का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा प्रोजेक्ट जो 14 वीक में कंप्लीट हो रहा था वो एक हफ्ते पहले खत्म हो जाए, 13 वीक में खत्म हो जाए। ये जो प्रोजेक्ट आपने निकाला है ये किसी भी हालत में नॉर्मल तरीके से 14 वीक से पहले इंड नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि 13 वीक में ये प्रोजेक्ट इंड हो जाए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना क्या पड़ेगा? ये जो क्रिटिकल पाथ है इसी के कुछ ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा। कि अगर हम चाहते हैं 1 वीक कम हो जाए तो किसी एक एक्टिविटी को भी अगर हम 1 वीक कम कर पाए, जैसे सी एक्टिविटी में 5 वीक लग रहे हैं, हम 5 के बदले इसको 4 वीक में खत्म कर पाए, है ना, तो इसी को कहेंगे प्रोजेक्ट क्रैशिंग। अब क्रैशिंग का हमें करना क्या पड़ेगा? अगर इसको हमें 4 वीक में खत्म करना है तो यहां पे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा मनी हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ खर्चा भी आएगा, कुछ कॉस्ट भी आएगी। तो क्रैशिंग की कॉस्ट भी होती है ना। नॉर्मल टाइम में जो पैसा लगने वाला है, अगर हम चाहते हैं कम टाइम में खत्म हो जाए तो ज्यादा उसमें इनपुट देने पड़ेंगे, तो वो टाइम तो कम हो जाएगा लेकिन कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। तो वो स्टडी करनी पड़ती है कि क्या चीज फिजिबल है, टाइम को कम करने के लिए कॉस्ट को इंक्रीज करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इस डेट तक ये काम खत्म ही होना है चाहे जितना पैसा लगे, तो वहां क्रैशिंग अलाउड है ना। तो आई होप कि इस आज के डिस्कशन से मोटे तौर पे हम लोग एक ये सीख गए हैं कि क्रिटिकल पाथ को कैसे निकालते हैं, है ना। और बाकी की एक्टिविटी के बारे में जो और फ्लोट्स हैं, स्लैक्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का ये डिस्कशन कुछ ठीक लगा हो तो इसको आप शेयर करिएगा अपने और दोस्तों